माँ, तुमने प्रिया भाभी का बैग देखा? कितना फूला हुआ है। पता नहीं क्या क्या भर कर ले जाती है उसमें कि बैग का चैन ही मुश्किल से बंद होता है। अंतरा ने गायत्री जी से फुसफुसाकर कहा तो पहले से ही भरी हुई बैठी गायत्री जी को और भी गुस्सा आ गया। क्या बोलूं बेटा, लगभग हर बार ऐसा ही होता है। जब भी यह मायके जाती है उसका बैग हरदम भरा हुआ रहता है। पता नहीं क्या सामान यहाँ से भरकर लेकर जाती है और जब वहाँ से आती है तब बैग में सामान सिमटा हुआ रहता है। इसके मायके से थोड़े फल और बहुत हुआ मिठाई, इसके अलावा कभी कुछ नहीं आता है। अब इन्हें प्रिया कैसे समझाती कि उसके मायके से लाई हुई चीज़ों की माँ जी और अंतरा डाउन मार्केट कहकर एक किनारे कर देती थी। इसीलिए प्रिया ने अपने मायके में माँ बाबूजी को मना कर दिया था, मेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े और कोई सामान वगैरह ना दिया करें, क्योंकि वो लोग ब्रांडेड चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत हुआ तो फल मेवे और मिठाई दे दिया करें, वो भी बड़ी दुकान से। इसके पीछे और एक दबी ढकी बात यह भी थी कि एक बार प्रिया ने खुद देखा था कि उसके मायके से लाए हुए कपड़े को प्रिया के सामने ही घर की काम वाली को दे दिया था। बस तभी से वह अपने मायके से किसी के लिए कपड़े वगैरह नहीं लाती थी। तभी प्रिया के कान में अपनी नंद की आवाज़ पड़ी, अभी पिछले सप्ताह ही तो भाभी मायके गए थी, फिर इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आज अंतरा ने जैसे माँ के गुस्से को भड़काने का प्रण ले रखा था। वही तो मैं पहले ही कहा करती थी कि प्रवीण की शादी लोकल लड़की से मत करो, पर तब तो मेरी किसी ने एक ना सुनी। अब भुगत तो मैं रही हूँ ना। गायत्री जी के मन में पता नहीं कब का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। अरे, इस घर से सामान लेकर अपने मायके पहुँचा आती होगी, और क्या गरीब माँ बाप हैं, उनके लिए तो यह बेटी ही सब कुछ है। बाकी भाई बहन तो अभी छोटे ठहरे, क्या पता बैग में चावल दाल मसाले अचार सब भर कर पहुँचा देती हो। एक बार इसका बैग खोलकर चेक करना पड़ेगा। इधर प्रिया सास बहू के बीच चल रहे वार्तालाप से अनभिज्ञ जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाने में लगी हुई थी, पर सास नंद की यह बात सुनकर उसके हाथ रुक गए और आंखें सजल हो गई। मन किया कि अभी जाकर सास नंद को कुछ सुना दे या तुरंत मायके चली जाए, पर वह अकेले इस तरह मायके जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ भी वह शर्त से बंधी हुई थी, क्योंकि उसकी सास का हुक्मनामा था, घर की बहू यूं मुंह उठाकर मायके ना चली जाए, बस उसके मायके से कोई उसे लेने आए तभी वह मायके जाएगी। इसलिए उसके मायके थोड़ी देर में उसे लेने उसका छोटा भाई आने वाला था। उसके लेने आने के बाद ही वह मायके जा सकती थी, नहीं तो उसके सास के प्रवचन शुरू हो जाते कि बहू को मायके से लिवाने कोई आता जाता ही नहीं है। इसीलिए उसने अपने मायके में कह रखा था कि जब भी उसे आना हो तो किसी को ज़रूर भेजना। प्रिया के पापा तो इस वक्त ऑफिस में होते थे और छोटा भाई अमन साइंस का विद्यार्थी था। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उसके प्रैक्टिकल का क्लास होता था, उसके बाद ही वह अपनी बहन को लेने आ सकता था। दरअसल अगले दिन प्रिया की बहन की सगाई थी। वह सिर्फ एक दिन पहले जा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सास को मनाया था कि वह इस बार मायके में एक दिन रहकर कल आएगी, तो सास गायत्री जी ने भी अपनी सासगिरी दिखाते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया था कि वह तुम रात के लिए खाना बनाकर जाना और अगले दिन के लिए सब्जी काटकर फ्रिज में रख देना। अंतरा ने ज़्यादा काम हो नहीं पाएगा, इसलिए रसोई का ज़्यादा काम निपटा कर जाओ। हम कल शाम को सगाई में आवेंगे, तब तुम भी हमारे साथ चली आना। पर माँ जी, वहाँ भी कल बहुत काम होगा। कल अगर मैं सगाई के तुरंत बाद आ जाऊँगी तो कुछ काम रह जाएगा, क्योंकि वहाँ भी भाभी अभी प्रेग्नेंट है और मेरी छोटी बहन सिया से ज़्यादा काम संभलता नहीं है। माँ अकेले कितना करेंगी, तो कुछ काम मुझे भी करना पड़ेगा, इसलिए मुझे कल रात भी मायके में रुकना पड़ेगा। इतना सुनना था कि गायत्री जी का भुनभुना चालू हो गया। लो कर लो बात, अजीब बात। अब घर में लोकल बहू होने का क्या फ़ायदा हुआ? भला जब तुम 3-4 दिनों के लिए मायके जाने लगोगी
तो प्रवीण के लिए तो वह अहमदाबाद वाला रिश्ता ही ठीक था ना। अरे भाई, बगल में मायका है, सुबह जाओ और शाम में आ जाओ, यह तो एक अलग मुसीबत है। थोड़ी बहस के बाद प्रिया के पति और गायत्री जी का बेटा प्रवीण ने ही आगे बढ़कर एक समझौता कराया कि ऐसा करते हैं, माँ की सगाई के बाद अंतरा आप और बाबूजी घर आ जाएंगे, प्रिया देर रात तक मेरे साथ आ जाएगी। गायत्री जी मान गई। एक तो प्रवीण की बात तर्कसंगत थी और दूसरे वह बेटे की नज़र में बुरी नहीं बनना चाहती थी। इस बहस के बाद प्रिया का मायका जाने का चाव बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब वह बिल्कुल एक रस्म निभाने जा रही थी। सारा उत्साह, सारी खुशी तो उसकी सांस लील गई थी। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी उसे मायके जाना होता तो उसे उम्मीद की जाती थी कि उसका लोकल मायका है तो 2-3 घंटे के लिए जाए और जल्दी वापस आ जाए। उस पर भी त्यौहार में भी सुबह से शाम ज़्यादा उसे वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिलती थी। ऊपर से तुर्रा ये कि सास उम्मीद करती थी कि वह 2 दिन के लिए भी मायके जाए तो उपहार, कपड़े, मिठाई वगैरह लेकर आए। अपनी सास की दोहरी मानसिकता से बहुत परेशान थी प्रिया, लेकिन प्रवीण उसे बहुत प्यार करता था। प्रवीण की पसंद की वजह से वह उस घर की दुल्हन बनी थी और कदाचित यह बात उसकी सास को खटकती थी और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि दहेज देने वाली अहमदाबाद की गीता को छोड़कर प्रवीण ने प्रिया से शादी करने की सोच कर ली थी। खैर, यह तो एक अलग मसला था। दूसरा मसला तो यह था कि लोकल बहू होने की वजह से प्रिया अपने मायके में बिल्कुल नहीं रह पाती थी और उस पर यह भी इल्ज़ाम लगता था कि वह कुछ सामान अपने मायके पहुंचा देती थी, जबकि हकीकत तो यह थी कि प्रिया के मायके का मकान 2 मंजिला था और घर की बड़ी सी छत पर उसके कपड़े धूप में अच्छे से सूख जाते थे। ससुराल में फ्लैट की बालकनी तो सारे कपड़े ठीक से सूख ही नहीं पाते थे, तो अपने कपड़े लेकर प्रिया मायके जाती थी, जिसे उसकी सास और नंद सोचते थे कि वह ससुराल से सामान लेकर मायके पहुंचा देती है। खैर, प्रिया के हाथ तेजी से चल रहे थे क्योंकि उसे थोड़ी देर में ही मायके के लिए रवाना होना था, पर उसके मन में इस बात का बहुत दर्द था कि उसका मायका लोकल होने की वजह से उसे मायके में ज़्यादा दिन रहने का अवसर नहीं मिल पाता था। वो कहते हैं ना कि एक स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहती, वक्त बदलता है। कुछ सालों बाद प्रिया के बड़े भाई का करीब तबादला बेंगलुरु हो गया और इस बीच प्रिया के पिता रिटायर्ड हो गए और छोटा भाई इंजीनियरिंग करने के लिए कुरुक्षेत्र चला गया। प्रिया के माता पिता अपने बेटे के आग्रह पर उनके पास जाकर बेंगलुरु में रहने लगे। अब पासा पलट चुका था क्योंकि अब उसका मायका लोकल नहीं रहा था। उसे जब अपने माता पिता से मिलने जाना होता तो लखनऊ से बेंगलुरु जाती और कम से कम 7-8 दिन तक रहकर ही वापस आती थी। अब उसकी सास भी कुछ नहीं कह पाती थी। कहती भी तो क्या, बेंगलुरु कोई लोकल तो था नहीं जो सुबह जाकर प्रिया शाम को वापस आ जाए। और आंध्रा की भी शादी हो गई थी। सास ससुर पहले से वृद्ध हो गए थे। सास का पारा पहले की तरह गर्म नहीं रहता था। वक्त और ज़रूरत में उन्हें भी विनम्र कर दिया था और इन सालों में सास बहू ने एक दूसरे को पहचानना भी था। पहले उसकी सास जहाँ प्रिया के लोकल मायका होने का ताना देती थी, अब बार बार यही कहा करती थी कि अच्छा था कि तुम्हारा मायका लोकल था, कम से कम तुम सुबह जाकर शाम को तो आ जाती थी। अब तो 7-8 दिन के लिए जाती हो तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सुनकर प्रिया सिर्फ मुस्कुरा देती और सोचती वक्त बदलने तिलते देर नहीं लगती। अब कभी भी प्रिया की सास उसके बैग के बारे और भरे हुए होने पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि वह घर की बहू है और एक बहू मायके और ससुराल दोनों जगह का मान रखती है। वैसे मैं यहाँ एक बात बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि प्रिया की सास में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था और ना ही रातों रात कोई चमत्कार हुआ था।
हुआ यह था कि अंतरा की शादी भी लोकल में ही हुई थी। उसकी ससुराल भी स्थानीय थी और जो समस्या कल प्रिया झेला करती थी वही आज उनकी बेटी अंतरा झेल रही थी। बेटी के दर्द से गुजरकर उन्हें अपनी बहू का दर्द समझ में आया।